कीटो डाइट क्या होती है और इसका क्या कोई फ़ायदा भी है या नुकसान भी हो सकता है? कीटो डाइट डेवलप हुई फॉर एपिलेप्सी पेशेंट, उन पेशेंट्स के लिए जो बेसिकली ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर कीटो डाइट डेवलप की गई। एक वीडियो को क्लिक करें, उसके बाद उसको पता चल जाता है गूगल को कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद आपको उसके ऊपर और आने वीडियोस शुरू हो जाते इतनी हैं। आप यकीन करें कि कुछ लोग तो इतनी स्ट्रांगली और इतनी कॉन्फिडेंटली गलत बात पे क्लेम करते हैं कि मैं खुद भी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ शायद मुझे नहीं पता था, ये लोग सही कह रहे हैं। जिस किसी को भी पता चलता है कि हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो हमसे पहला सवाल, जो सबसे पहला सवाल, बिकॉज दी थॉट कि अगर न्यूट्रिशनिस्ट है तो न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब है वेट लॉस एक्सपर्ट है। तो ये जो डाइट प्लान बनाए जाते हैं पेशेंट्स के लिए जो कि एडमिट होते हैं उनके लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप। आई एम साइमा जब्बार। व्यूअर्स, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की अहमियत एक आम इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसान जब किसी सेहत के मसले का शिकार हो या हॉस्पिटल में एडमिट हो तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। आज हम न्यूट्रिशन के मौजू पर ही बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन का क्या किरदार होता है और इसके अलावा न्यूट्रिशन में करियर कैसे बनाया जा सकता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब गयूर, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र। थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है न्यूट्रिशन के हवाले से? थैंक यू सो मच। जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि मैं बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने अपनी करियर की इब्तिदा जो है एज ए पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट की। कुछ अर्सा मैं पब्लिक हेल्थ में रही, लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट क्लिनिकल सेटअप में ही था। हॉस्पिटल सेटिंग, हेल्थ केयर, ये मेरा पैशन था। तो मैंने फिर जल्द ही जो है क्लिनिकल सेटअप में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपना करियर स्टार्ट किया। और वहाँ मुझे अब काफ़ी अर्सा हो गया। इनिशियली मैं एज ए डाइटिशियन जॉब कर रही थी। एज ए डाइटिशियन मैंने कुछ अर्से सर्व किया और अब मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे सर्व कर। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में वैसे क्या फ़र्क है? डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट अक्सर ही सवाल किया जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, और मल्टीपल लोग इसको मल्टीपल वे से आंसर करते हैं। लेकिन मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बाय डिग्री सेम होते हैं। मल्टीपल कंट्रीज़ में जहाँ प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, वहाँ पे इनकी कुछ सर्टिफिकेशंस डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान में एज सच कोई इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो बाय क्वालिफिकेशन दे आर सेम। जैसे अब लेट सपोज हमारे पास अगर डिग्री आती है, बेसिक ग्रेजुएशन हम न्यूट्रिशन में करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। फिर जब हम न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमने आइदर पब्लिक हेल्थ में जाना है, हमने एकेडमी में जाना है, या फिर हमने हॉस्पिटल सेटिंग में आना है। तो अगर लेट सपोज हम अपना प्रोफेशन एज अ हॉस्पिटल सेटअप में या पेशेंट केयर में आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम डाइटिशियन कॉल्ड होते हैं। अब डाइटिशियन में ही जब बनते हैं तो फिर भी हमारे पास फर्दर एक वास्ट डोमेन होती है। हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाइटिशियंस होती है। एक हमारे पास रिसर्च डाइटिशियंस होती है, फूड सर्विस डाइटिशियंस होती हैं, क्लिनिकल डाइटिशियंस होती है, और डेफिनेटली इनकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेकिन बेसिकली ये पेशेंट केयर से इन्वॉल्व होते हैं। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पे जो है सर्व कर रही थी, और क्लिनिकल डाइटिशियन में हम बेसिकली देखते हैं कि पेशेंट जो किसी डिज़ीज़ के साथ एडमिट हुआ है, या इवन अगर एडमिट नहीं भी हुआ, ओपीडी में भी आया है, तो उसकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंगली कैसे हम उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस मैनेज कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। राइट, इस पर हम फर्दर बात करेंगे। अभी मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में आए? क्योंकि बहुत कम लोग, मुझे लगता है कि मैं सुनने में आता है आसपास कि इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसी क्या आपकी मोटिवेशन थी आपके पास? बिल्कुल, ये बहुत एक आइडियल सवाल है जो बहुत कम लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैं इसको आंसर करना चाहती हूँ। जब मैंने मतलब प्रोफेशनल डिग्री में आई, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, लेकिन मेरा ऑप्शन ये था कि मैंने किसी हेल्थ केयर सेटअप में जाना है। अब हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आ जाते हैं। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उस वक्त फिजियोथेरेपी या इस तरह ये तो इतने उसमें नहीं था, लेकिन हमारे पास फार्मेसी, न्यूट्रिशन, मेडिसन, ये चीज़ें थी। न्यूट्रिशन को ही स्पेशली मैंने क्यों चूज़ किया कि मुझे लगता है कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम ज़्यादा इन टच होते हैं पेशेंट के साथ, इवन क्योंकि हमें सिर्फ कागज़ पे लिखना हमारे लिए सफिशेंट नहीं होता। हमने पेशेंट की मतलब हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व, इवन उनकी बजटिंग के साथ, उनके कल्चर के साथ, ईच एंड एवरी। सपोज़ अगर मैं दवाई लिखती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि पेशेंट किस कल्चर से बिलोंग करता है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि पेशेंट का बेसिक लाइफस्टाइल क्या है, लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे पेशेंट से ईच एंड एवरीथिंग में इन्वॉल्व होना होता है। तो मुझे उसके लगता था अकॉर्डिंगली कि डाइट मेरी प्लान्स नेचर के वगैरह। मुताबिक मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लगा।
राइट। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है? एक नॉर्मल इंसान जो हेल्थी इंसान है, जो किसी बीमारी का शिकार नहीं है, उसको उसके लिए बैलेंस डाइट की क्या अहमियत है और बैलेंस डाइट कहा किसको जाता है? बैलेंस डाइट को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ सिंपल एक साइंटिफिक वे में, तो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो तमाम न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को जितने रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में आप उनको दें, ठीक है। अब बैलेंस डाइट के मल्टीपल रूल्स होते हैं। एक ये कि उसमें वेरिएशंस होनी चाहिए, ठीक है। लेट सपोज़ कि अगर हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट का मतलब ये कि आप दिन में 2 से 3 फ्रूट्स लें, ठीक है। बट अगर वो फ्रूट में आप डेली सपोज़ एप्पल ले रहे हैं या डेली बनाना ले रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ बैलेंस, क्योंकि आपके पास जो वेरिएशन विद इन दैट फूड कैटेगरी भी जो वेरिएशन आती है, वो वेरिएशन जो है वो मेन पैरामीटर है बैलेंस डाइट का। लेकिन जो मेरे लिए बैलेंस डाइट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो बैलेंस डाइट डिफरेंट इसलिए है कि बैलेंस डाइट आपके पास एक स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है कि आप आज आपके लिए जो बैलेंस डाइट है, हो सकता है कल वो आपके लिए बैलेंस डाइट ना हो, ठीक है। आज की इस एज में 20 की एज में आपके पास जो आपके लिए बैलेंस डाइट है, हो सकते हैं 30 की एज में ना हो। तो बैलेंस डाइट एक रिवॉल्विंग चीज़ है, ठीक अकॉर्डिंग टू है। द आपके नीड ऑफ द अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड भी ऑफ द चेंज बॉडी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपके डिजीज स्टेटस, इवन आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक, आपके एज के मुताबिक। तो बैलेंस डाइट बेसिकली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करना कहते हैं। राइट। ये कितना कैलोरी इनटेक, अगर एक हेल्दी मेल और फीमेल को डेली कितना कैलोरी इनटेक करना चाहिए अगर वो अपने वेट को मेंटेन रखना चाहता है? बाद में हम बात करेंगे कि वेट लॉस के लिए क्या करना है और वेट गेन के लिए क्या करना है। जनरलाइज करके जो हमारे WHO की कैटेगराइजेशन के मुताबिक है कि वो एक मेल को स्टैंडर्ड हम अगर कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वैसे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, लेकिन स्टैंडर्ड करते हैं तो मेल के लिए हम 2000 कैलोरीज को स्टैंडर्ड मानते हैं और फीमेल को 1500 कैलोरीज के लिए। और अगर हम जनरलाइज मेल और फीमेल को मतलब भूल के वो जनरलाइज वो करें तो 2000 कैलोरीज को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो ये बताइएगा कि अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है और कैलोरी डेफिसिट में जाता है तो उसका क्या कोई नुकसान तो नहीं है, या किस तरह से आप उसको सजेस्ट करते हैं कि अपना डाइट प्लान कैसे बनाए वो? जिस किसी को भी पता चलता है कि हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो हमसे पहला सवाल, जो सबसे पहला सवाल, बिकॉज दे थॉट कि अगर न्यूट्रिशनिस्ट है तो न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब है वेट लॉस एक्सपर्ट है। ऑल्दो कि ये एक बहुत छोटा सा एक आई हमारा थिंक रोल किसी है। हद तक ये हाँ, सच्चाई भी हाँ, है। हमारा एक बहुत छोटा सा एक माइनर सा रोल है कि जस्ट लाइक एक डॉक्टर से अगर आपके सर में दर्द है और आप उनसे पूछे पैराडॉल का, मतलब उतना ही रोल है हमारा उसमें। उसमें ये है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, कैलोरिक डेफिसिट में जाना चाहते हैं, सबसे पहली बात जो बैलेंस वे है वो ये है कि आपने अपनी कैलोरीज किसी स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, न्यूट्रिशनिस्ट से कैलकुलेट की। उस कैलोरीज से अगर आप 500 डेफिसिट करते हैं, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट 1 वीक में जो है 3500 कैलोरी का डेफिसिट जो आपको 1 पाउंड वेट वेट लॉस की लॉस तरफ लेके जाते हैं, विदाउट which एनी is एक्सरसाइज और इंक्लूडिंग विदाउट एनी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज। इसके लिए 5 मतलब जस्ट जो आपकी, कैलोरी हाँ, जो डेफिसिट। आपकी कैलोरी उसमें होता है। फिर अगर आप, क्योंकि फिर उसमें स्पेसिफिकेशन आ जाती है, आपको पता है आजकल ट्रेंड में मल्टीपल टाइप ऑफ वेट लॉस जो है वो इन्वॉल्व है, फिर उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर जनरलाइज करके जैसे आपने कैलोरिक डेफिसिट की बात की, तो सिंपल हम 500 कैलोरिक डेफिसिट करते हैं तो आपके 1 वीक में 1 पाउंड का डिफरेंस आ सकता है। राइट। एंड व्हाट अबाउट कीटो डाइट? आजकल कीटो डाइट का बहुत सुनने में आ रहा है। कीटो डाइट क्या होती है और इसका क्या कोई फ़ायदा भी है या नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल साइमा, आपने बहुत अच्छी बात की। कीटो डाइट बेसिकली डेवलप हुई थी बहुत अरसा पहले फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स, ठीक है। कीटो डाइट है, होती क्या है, कीटो डाइट में बेसिकली हमारे पास जो जनरलाइज करके हमारी बैलेंस डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हमारी 50% कैलोरीज जो होती है वो कार्ब से होती है और बाकी हम प्रोटीन और फैट से खासतौर ले। पे हमारी पॉपुलेशन में जहाँ रोटी हमारी में तो चावल और 90% होती है। हमारी वाले में कार्बोहाइड्रेट। तो 90% होती है, बट जनरलाइज जो हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक है। अब कीटो डाइट डेवलप हुई फॉर एपिलेप्सी पेशेंट, उन पेशेंट्स के लिए जो बेसिकली ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर कीटो डाइट डेवलप की गई। कीटो डाइट में हमारे पास जो फैट टू कार्बोहाइड्रेट रेशो है वो ज़्यादा होती है। हमारे पास कीटो डाइट डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसमें 3:1 रेशो, 2:1 रेशो होती है, 1:1 रेशो भी होती है। मतलब 3:1 रेशो मीन्स कि 3 रेशो कैलोरीज की जो है वो आपकी फैट से आती है, ठीक है, और 1 रेशो आप कार्ब से और प्रोटीन से लेते हैं। अब उसमें डेफिनेटली एपिलेप्सी के लिए हुई थी। ये होता है इसमें क्या है, नेचुरली मेरा आपका हम सबका जो निज़ाम है, पूरा सिस्टम है, दैट इज़ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ईटिंग मशीन के तौर पे हम काम करते हैं। हमारा बॉडी का पूरा फ्यूल सिस्टम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म से चलता है।
जब हम कीटो डाइट की बात करते हैं तो हम कन्वर्ट करते हैं अपने मैकेनिज्म को, एक होते हैं ना अपनी मशीनरी को का सिस्टम ही टोटल चेंज करते हैं। हम बजाय इसके कि कार्बोहाइड्रेट ईटिंग मशीन बने, हम फैट ईटिंग मशीन की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में कीटोसिस हो रहा होता है। कीटोसिस में ये होता है कि एक तो कुछ फैट्स हम बाहर से ले रहे होते हैं, कुछ इंटरनली हमारा ब्रेक डाउन चल रहा होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। मल्टीपल रीजंस में, मल्टीपल डिजीजेज में हो सकता है कीटो डाइट उसको यूटिलाइज, मतलब अदर देन एपिलेप्सी भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो जैसे ट्रेंड में चलना शुरू हो गया है कि स्पेशली वेट लॉस के लिए ही यूज़ हो रहा है और अनसुपरवाइज यूज़ हो रहा है। अनसुपरवाइज इन द सेंस कि अगर मैं आपको बताऊँ कि लोग कहते हैं कीटो डाइट मीन्स हाई फैट डाइट, बट व्हाट आर दीज हाई फैट्स? वो कौन से फैट्स हैं? वो सारे फैट्स नहीं है, मतलब वो हर टाइप की फैट्स नहीं हो सकते। बेसिकली कीटो डाइट में हम MCTs देते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। वो फैट्स होते हैं जो हम कीटो डाइट में प्रेफर करते हैं, जो आइडियली हम एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए भी वो करते हैं कि हम उनको MCT रिच डाइट देते हैं। अब कुछ फैट्स ऐसे हैं ऑल्दो कि वो गुड फैट्स हैं, बट दे आर नॉट सेट इन द कीटो डाइट। जैसे हमारे पास पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, पूफा मूफा, दे आर गुड फैट्स बट दे आर नॉट सेट फॉर द कीटो डाइट्स। तो कीटो डाइट्स बाज़-औक़ात अनसुपरवाइज जो है आपको वो आउटकम्स नहीं देती, क्योंकि आपका आउटकम सिर्फ वेट लॉस अगर है तो हो सकता है आपके वजन में ऊंच नीच आ जाए, लेकिन वो आपको मल्टीपल इश्यूज़ के साथ वो कर सकते। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कीटो डाइट नहीं कर सकते और उनको करना भी नहीं चाहिए। जैसे लेट सपोज अगर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ में मेजर कॉम्प्लिकेशन इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अब अगर आप किसी पेशेंट को ऐसी डाइट पे डाल देते हैं जो टोटली कार्बोहाइड्रेट, मतलब 10% ऑफ द कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट है, बाकी 90% आपके अदर सोर्सेज से है, तो उसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेशेंट को कीटो डाइट पे डाल देते हैं तो आप पेशेंट अगर डिस्लिपिडीमिया मतलब लिपिड प्रोफाइल, कार्डिक इशूज़ कुछ चल रहे हैं, तो इतना हाई फैट उनको भी नुकसान दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात कि हमारे ब्रेन को रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज को, हमारे ब्रेन को एज अ फ्यूल ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर हम लंबे अरसे तक ऐसी डाइट करते हैं जो अनसुपरवाइज होती है, जिसमें कोई स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करते, आपको पता है हम पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स तो उस तरह नहीं फॉलो करते, कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, तो अगर हम वो फॉलो नहीं करते तो एक वक्त आता है कि आपका ब्रेन उस तरह रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। आप एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, आपका स्टेमिना जो है ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ें, तो इस तरह इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए बैलेंस डाइट की अहमियत बिल्कुल है। और जो इसकी बजाय क्या पोर्शन कंट्रोल डाइट को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो सूटेबल है, वो उसका उससे क्या मुराद है? पोर्शन कंट्रोल इन द सेंस, देखिए हमेशा मैं पेशेंट को एक बात कहती हूँ कि योर स्टमक इज़ जस्ट लाइक अ बैलून। ठीक है, आप इस बैलून में जितना डालेंगे वो उतना ही अपनी कैपेसिटी बनाता जाएगा। तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्यों भूख बढ़ना शुरू हो जाती है? पहले कभी आप एक रोटी से पेट भर जाते हैं, फिर वक्त के साथ साथ जो है आप इधर उधर की जब मंचिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तो एक वक्त आता है कि आपको थोड़े खाने से जब पेट नहीं भरता, क्योंकि वो स्टमक इस बैलून वो रिस्पॉन्ड करता है उस तरह पोर्शन। तो पोर्शन साइज़ आइडियली ये है, आइडियल इसलिए है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी उसकी बैलून की कैपेसिटी कम करना शुरू कर देता है। जब बैलून की, क्योंकि देखिए अगर आप डाइटिंग करते हैं वेट लॉस के लिए, सपोज जैसे आजकल यूट्यूब पे हर किस्म के हमारे पास डाइटिंग मौजूद है, कोई GM डाइट कर रहा है, तो कोई एग डाइट कर रहा है, तो कोई सूप डाइट कर रहा है, कोई कैबेज डाइट कर रहा है। अगर आप एक वीडियो को क्लिक करें उसके बाद उसको पता चल जाता है गूगल को कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद आपको उसके ऊपर और आने वीडियो शुरू हो जाती है। आप यकीन करें कि कुछ लोग तो इतनी स्ट्रांगली और इतनी कॉन्फिडेंटली गलत बात पे क्लेम करते हैं कि मैं खुद भी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ शायद मुझे नहीं पता था, ये लोग सही कह रहे हैं। तो इस तरह के क्लेम्स हो रहे होते हैं। तो बाज़-औक़ात ये होता है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपका इमीडिएटली वेट लूज़ हुआ, क्योंकि अक्सर जो है वो वेट लॉस, जो इमीडिएट वेट लॉस होता है वो आपका बॉडी वेट लॉस नहीं होता, वो फ्लूइड वेट लॉस होता है। जैसे अक्सर होता है ना रमज़ान में आपकी शुरू के 15 दिनों में आपको लगता है बहुत जल्दी वेट कम हो गया, अब नहीं कम हो रहा, क्योंकि वो इनिशियली आपका फ्लूइड लूज़ हो जाता है, फिर इतनी जल्दी तो नहीं हो रहा, बाकी वाटर रिटेंशन वो चीज़ें चेंज आती है। तो पोर्शन साइज़ में ये होता है कि जब आपका पोर्शन कंट्रोल होता है, तो फिर आपके सामने पिज़्ज़ा आ जाए, केक आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, तो एटलीस्ट वो आप कम पोर्शन में लेंगे तो आप कम साइड इफ़ेक्ट्स उसके लेंगे, कम कैलोरीज लेंगे, कम फैट लेंगे। लेकिन उसके बदले में अगर आप कोई ऐसी डाइट करें जिसमें पोर्शन कंट्रोल नहीं है, बट आपने फूड की कंपोजिशन चेंज कर दी, तो डेफिनेटली आप सारी ज़िंदगी तो वो डाइटिंग नहीं करेंगे। जब आप छोड़ेंगे
तो आपका जो 10 kg आपने लूज़ किया इट विल बाउंस बैक इन 20 kg और Exactly. ये 15 मैं kg। पूछना चाह रही थी कि ऐसी डाइट आप कब तक फॉलो कर सकते हैं जो कि अनरियलिस्टिक हो। आप कुछ अरसे के लिए तो उसको अपने वेट को लूज कर सकते हैं वो वाली डाइट पर, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे तो वो सारा वेट जो है वो वापस आ जाएगा। बिल्कुल, मैं ऐसे अक्सर अपने पेशेंट को कहती हूँ कि मैं कहती हूँ देखें आप 2 किस्म की कुकिंग करते हैं, एक आप नॉर्मल पतीले में सॉस पैन में करते हैं, एक आप प्रेशर कुकर में करते हैं। आप नॉर्मल पैन से ढक्कन हटाते हैं वो नहीं फटता, लेकिन आप प्रेशर कुकर से हटाते हैं वो फट जाते हैं। तो इट विल जस्ट लाइक कि अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करेंगे, बहुत ज़्यादा Deprive करेंगे, अनरियलिस्टिक right. डाइट में डालेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे आपकी बॉडी उसमें बर्स्ट करेगी, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है आपको जो अपने 10 kg लूज़ किया 15-20 kg में, और अक्सर ऐसे होता है। और फिर एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं चाहती हूँ कि डिस्कस हो इसमें, वो ये कि आपकी बॉडी में जो फैट बन गया एक बार वो ख़त्म नहीं होगा। उसका साइज़ एडिपोज टिश्यूज़ का अप डाउन हो सकता है, बट उसका नंबर जो है वो सेल्स का ख़त्म नहीं हो सकता। तो जो आप ये योयो डाइट करते हैं, इसको हम योयो डाइट की टर्म देते हैं कि आपने डाइट किया, आपका वेट लूज़ हुआ, फिर वो गेन हुआ, फिर आपने लूज़ किया, तो उसमें आपकी जो है ना फैट टिश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो वो आपकी टेंडेंसी वेट गेन की ज़्यादा बढ़ा देते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप नॉर्मल उसमें चलें तो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हॉस्पिटल सेटअप में जो है वो न्यूट्रिशन का जो शोबा है और न्यूट्रिशनिस्ट उसका क्या किरदार होता है? हॉस्पिटल में वैसे तो ग्लोबली डेफिनेटली इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और आप जनरलाइज करके भी देखिए, पेशेंट कुछ आपसे पूछे ना पूछे आपसे अपनी परहेज़ के बारे में ज़रूर पूछता है कि डॉक्टर साहब मैंने खाना क्या है, और क्या नहीं ठीक है। खाना। और अक्सर हमारा ये जो है ना एक ही जवाब होता है कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना और आपने चावल नहीं खाना। बेशक आपको बीमारी कोई भी हो, आप पे ये 2 चीज़ें ज़रूर इन बंद दोनों होती के हैं। खिलाफ क्यों है हाँ, आप? इन ये दोनों चीज़ें, क्योंकि असल में हमारे पास वो फील्ड की अवेयरनेस तो होती नहीं है, लेकिन हमने कुछ कहना तो ज़रूर है, ठीक है। तो फिर हम यही कह देते हैं कि और बाज़ औक़ात ये होता है कि उसका कोई ऐसा लिंक भी नहीं होता। मतलब अगर हम सोचते हैं कि इसका बड़े गोश्त के साथ क्या ऐसा लिंक है, क्योंकि हमने खुद भी बचपन से सबसे यही सुना है कि परहेज़, डॉक्टर ने कहा है चावल नहीं खाने और बड़ा गोश्त नहीं खाना। वो तो वैसे कहीं दम करवाने के लिए जाओ तो वो लोग भी ये कहते हैं हाँ, बड़ा गोश्त नहीं खाना, चावल से परहेज़ करना। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर किडनी का पेशेंट है तो कहते हैं कि जी आपने सब्जियों में सिर्फ कद्दू खाना है और फलों में सिर्फ एप्पल खाना है, ठीक है। अगर बंदा सोचे कि इन दोनों में ऐसा क्या कमाल है जो बाकी सब्जियों में नहीं है या फलों में नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है। जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट हॉस्पिटल में क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ केयर सफ़र हो रही है, ठीक है। और अगर आपको मैं ग्लोबल स्टेटिस्टिक बताऊं तो उसमें ये है कि मोर देन 70% हमारे पास वो डिजीज़ है जो बेसिकली डिजीज़ नहीं, लाइफस्टाइल एरर्स है। आपके पास सबसे महंगी बीमारी आजकल क्या है? डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियक डिजीज़, हाइपरटेंशन, ठीक है। ये बेसिकली सबसे महंगी डिजीज़ेज़ है, क्योंकि रीनल डिजीज़ेस, क्योंकि ये सारी वो डिजीज़ है जिसमें अपनी लाइफस्टाइल मेडिकेशन लेनी है। कैंसर का मतलब इतना श्योर, क्योंकि कैंसर की चीज़ें रीजंस कंट्रोवर्शियल चल रही होती है, कभी कुछ चल रही होती है, कभी वो अभी तक बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है। बट बाकी जितनी भी डिजीज़ेस हमने डिस्कस की वो बेसिकली डिजीज़ेस नहीं है, वो लाइफस्टाइल एरर्स है। और लाइफस्टाइल एरर्स ऐसी है कि अगर आप उन लाइफस्टाइल एरर्स को सही कर ले तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी है जो रिवर्ट भी हो जाती है, ठीक है, और विदाउट मेडिकेशन रिवर्ट हो जाती है। अब बीइंग अ पाकिस्तानी हम कहते हैं कि हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, ठीक है। अब गरीब मुल्क में इतनी महंगी बीमारियाँ, ठीक है, वो बीमारियाँ जिसमें मतलब आपका एक ह्यूज बजट वो होता है। आपके पास पेशेंट किसी भी इशू के साथ आया, अगर वो पेशेंट बैकग्राउंड में अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस ख़राब करके या अपने साथ मल्टीपल ऐसे एरर्स, लाइफस्टाइल एरर्स लेके आए, तो बाज़ औक़ात उनके वो एरर्स जो रीज़न्स हम हटा दें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, पेशेंट आया है लिथार्जी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, हम उस साइन एंड सिम्टम्स को तो ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे एटियोलॉजी क्या है। अक्सर वो एटियोलॉजी न्यूट्रिशनल बेस होती है। तो अगर वो एटियोलॉजी हम रिमूव कर दें तो पेशेंट हमारा जो है डेफिनेटली उसके साइन एंड सिम्टम्स भी क्लियर हो जाएंगे और उनका लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होगी। पेशेंट की हॉस्पिटल केयर की हम बात करते हैं तो अक्सर उनको लगता है कि नमक चीनी कम करना या चिकनाई कम करना बेसिकली न्यूट्रिशन है, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पेशेंट मल्टीपल ड्रग्स पे है, मल्टीपल मेडिकेशन, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट तो उसको बहुत सारी मेडिकेशंस चल रही होती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि उन मेडिकेशंस का आपके फूड के साथ कुछ ऐसा इंटरेक्शन होता है कि या उसकी मेडिकेशन की एब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट हो रही है, या उसका मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट हो रहा है, या उस मेडिकेशन की वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है किसी न्यूट्रिएंट की, या उस न्यूट्रिएंट की वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है इस मेडिकेशन की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक सब्जेक्ट है। तो वो बजाय एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशन के अगर कोई नॉर्मल बंदा आपको गाइड करेगा तो डेफिनेटली वो
एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पेशेंट को जैसे हम मल्टीपल प्रोसीजर्स करने हैं, मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीजर्स करने होते हैं और पेशेंट का जो है वो प्री सर्जिकल न्यूट्रिशनल स्टेटस अपग्रेड नहीं है, अपडेट नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, तो वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के आउटकम्स आपके पास वैसे नहीं आ सकते। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे अगर सिंपल से हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं जो हमारी शिफा में हो रहे हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट की, बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स, बहुत सारी मेजर सर्जरीज़ की बात करते हैं। वो मेजर सर्जरीज़ अगर आपका पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस अपडेट नहीं है, उसको किसी भी किस्म की डेफिशिएंसीज चल रही है, किसी किस्म की न्यूट्रिएंट कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, तो डेफिनेटली वो जो है उसका आउटकम अच्छा नहीं आएगा। आप किसी मेडिकेशंस पे हैं, अगर हम एंडोक्राइनोलॉजी के पेशेंट्स की बात करते हैं, हमारे पास पेशेंट की हम इंसुलिन डोज एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन डोज किसके अगेंस्ट एडजस्ट करें? हम कार्बोहाइड्रेट के अगेंस्ट एडजस्ट करें। तो अगर हमारे पास एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होगी जो उनकी कार्बोहाइड्रेट को एडजस्ट करे, और वो बाज़ औक़ात ये होता है कि डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग तो हम कर लेते हैं, बिल्कुल आप कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, लेकिन क्या इंसुलिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही रिस्पॉन्ड कर रही है? क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स का उस फूड में होना भी उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस चीज़ के साथ हो सकती है। हमारी इंसुलिन की डोज बढ़ती जाती है, भाई कार्बो जो है वो पेशेंट को प्रॉपर डाइट के बारे में एजुकेट नहीं किया, पेशेंट का ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इंसुलिन की डोज़ बढ़ाई जाती है। अब इंसुलिन की डोज़ हम जितनी बढ़ाएंगे, डेफिनेटली अगर उसके गुड इफेक्ट्स हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसका लाइपोजेनेसिस का, उसका आपकी एपिटाइट पे, उसका आपके वेट के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे ही अगर हम कार्डिक पेशेंट्स की बात करते हैं, उनको वारफरीन चल रहा होता है, वो वारफरीन, हाँ, वारफरीन की उसकी जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस चल रही होती है, वो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन अगर उनकी डाइट में विटामिन के एडजस्ट नहीं होगा, उसकी कंसिस्टेंट विटामिन के डाइट नहीं होगी, तो उनकी वारफरीन की डोज उस तरह एडजस्ट नहीं हो पाएगी, उसको आउटकम्स नहीं आएंगे। अगर पेशेंट इधर से वारफरीन ले रहे हैं, उधर से विटामिन के रिच फूड्स ले रहे हैं, जैसे आपको पता है हमारे कल्चर में वारफरीन, विटामिन के किन फूड्स में मौजूद है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। हमारे रूरल एरियाज़ के लोगों को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं। अगर घर में बना हुआ है, रात को, दिन को बना हुआ है, दिन को भी खा लेंगे, रात को भी खा लेंगे, सुबह उसको पराठे में भी बना के खा लेंगे। उनको विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं होती कभी, बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन अगर भी हो सकती है क्या? लेकिन वो अगर वो वारफरीन ले रहे हैं, ठीक है, तो वारफरीन ने डॉक्टर ने जिस मकसद के लिए ली है विटामिन के, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो आपकी डोज उस तरह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह, ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है, इस तरह बहुत सारी। अक्सर पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक पे चल रहे होते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक पे चल रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि पेशेंट को जो है डायरिया शुरू हो जाता है, पेशेंट को मल्टीपल गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए ऊपर से मेडिकेशन दे रहे होते हैं। हालांकि मतलब एंटीबायोटिक के प्रोलॉन्ग इस्तेमाल से गट फ्लोरा इफेक्ट हुए, तो हम गट फ्लोरा को बहुत अच्छी तरीके से डाइट से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि फिर आप लोग बाकी डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं ताकि पेशेंट की जो है वो अच्छे तरीके से केयर हो सके? शिफा में अगर हम शिफा की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उसमें हमारे पास पेशेंट जो है हमारी प्रॉपर फाइल होती है, उसमें हम ईच लेट सपोज अगर आज सुबह मैं पेशेंट को देखने गई, वहाँ पे नर्सिंग नोट्स भी उस पेशेंट के अवेलेबल होंगे, वहाँ पेशेंट की मेडिकेशन की लिस्ट भी अवेलेबल होती है, जो डॉक्टर ने उसको देखा, स्पीच थेरेपिस्ट ने देखा कि वो किस टेक्सचर को अलाउ करे, तो ये सब उस चीज़ में मैंशन होते हैं। तो हम पूरी फाइल से गो थ्रू होके, उनकी सारी चीज़ें से गो थ्रू होके फिर पेशेंट से मिलते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक वक्त में सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एक टाइम पे पेशेंट को विजिट करना सम टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो इस मकसद के लिए हमने फाइल जो है एक सेंट्रलाइज हमारे पास पॉइंट होता है जिसमें हम सब ने अपने कमेंट्स लिखे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी डाइट सजेस्ट करते हैं पेशेंट की, और उसके अकॉर्डिंगली अगर लेट सपोज हमारे पास हमें लगता है कि डॉक्टर्स ने कुछ ड्रग्स ऐसी लिखी हुई है, डेफिनेटली देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिकेशंस चल रही हैं, अब वो मेडिकेशन प्रायोरिटी पे है, वो मेडिकेशन चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो उसकी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो फिर हम डाइट उसकी ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उन मेडिकेशन का जो है वो इफ़ेक्ट अगर उसके डाइट के साथ कोई इंटरेक्ट कर रहा है तो वो उसकी एडजस्ट हो, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें डाइट कुछ स्पेसिफिक फूड्स ऐसे हैं जो उस मेडिकेशन के साथ एटलीस्ट कुछ गैप में लेने पड़ते हैं, 1 आवर 2 आवर, वो उसकी मेडिकेशन की हाफ लाइफ पे होते हैं। तो फिर हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि लेट सपोज अगर आप ये मेडिकेशन जब तक ले रहे हैं तो आप ये वाले फूड्स जो है वो इस वक्त लें। सपोज जैसे हमारे पास कुछ हाइपरटेंसिव
एक्सपेंसिव मेडिकेशंस हैं, उनका टी कॉफ़ी मतलब कैफ़ीन के साथ इंटरेक्शन है, तो फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि अगर लेट सपोज आपने चाय कॉफ़ी लेनी भी है तो जब ये मेडिकेशन लिए तो एटलीस्ट 2 आवर्स का 3 आवर्स का गैप लेके देखें। तो आमतौर वो पे तो पेशेंट को यही होता है कि जब नाश्ता किया उसके साथ मेडिसिन ले हाँ, ली। नॉट इवन पेशेंट, जो बाकी लोग घर पर होते हैं वो मल्टीविटामिन्स वगैरह भी ले रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कब लेनी है और किस चीज़ के साथ नहीं लेनी है। ऐसे ही होता है बिल्कुल। बाज़-औक़ात ये होता है कि हमें लगता है कि अगर हम ताकत वाली मल्टीविटामिन को हम अक्सर ताकत वाली गोलियाँ कहते हैं घरों में, तो अगर ताकत वाली गोली है तो इसको दूध के साथ लेंगे तो इट विल इफ़ेक्ट मोर। एग्जैक्ट। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास कुछ मल्टीविटामिन्स ऐसी हैं जिनका कैल्शियम के साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती। एब्जॉर्प्शन उसको, तो बजाय इसके कि हम फ़ायदा लेने के हम नुकसान लेना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी, यही मैं बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट का रोल जो है, पेशेंट को मेडिसिन्स की ज़रूरत ज़रूर होती है, बट न्यूट्रिशनिस्ट का रोल किसी भी पेशेंट के लिए जो है लाज़िम व मलज़ूम है। राइट। तो ये जो डाइट प्लान बनाए जाते हैं पेशेंट्स के लिए जो कि एडमिट होते हैं उनके लिए, वो कितना इम्पॉर्टेंट है? और अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ख़ासतौर पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बाहर से अलाउ नहीं करते पेशेंट के लिए खाना लाना। अब वो उस खाने की कितनी इम्पोर्टेंस होती है कि उसको बीमारी के हिसाब से ही मील प्लान बना के दिया जाए, बजाय इसके कि बाहर से कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए खाने में जो कि उसके मेडिसिन के साथ ही उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। बिल्कुल साइमा, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि जब हम हॉस्पिटल केयर में आते हैं तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट आती हैं। एक फूड सर्विस न्यूट्रिशनिस्ट होती है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होती है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ने पेशेंट को देखा, इसकी फ़ाइल को गो थ्रू किया और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डाइट सजेस्ट की। हमारे शिफा इंटरनेशनल में ये होता है कि हमारे पास सब कुछ सिस्टमेटिक है, तो हम सिस्टम में वो डाइट के ऑर्डर्स डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास फूड सर्विस डाइटिशियन की टीम है उनके पास वो फ्लैग होता है, ठीक है। वो उन्होंने देखा कि पेशेंट फ़लाँ फ्लोर पे फ़लाँ बेड पे एडमिट है, ठीक है, उनको ये डायग्नोज है, ठीक है, लेकिन इस डायग्नोज के अगेंस्ट क्लिनिकल डाइटिशियन ने ये डाइट सजेस्ट की है। फिर चूंकि उनकी भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो उस डोमेन में रह के उनकी थेरेप्यूटिक डाइट बनाते हैं। जैसे आपने बात की कि हम बाहर से अलाउ नहीं करते, हम बाहर से अलाउ इसलिए नहीं करते कि एक तो फूड क्वालिटी इफेक्ट होती है, पेशेंट की थेरेप्यूटिक नीड्स को जो है हमने मद्देनज़र रखा होता है। दूसरी बात ये कि लेट सपोज जैसे हम रीनल पेशेंट की बात कर रही हूँ, अगर मैंने रीनल पेशेंट को 1 कप या 1 सर्विंग ऑफ डेयरी अलाउ की हुई है, ठीक है, तो जब फूड सर्विस से मील प्लान आएगा तो उनको पता होगा कि हमने ब्रेकफास्ट में इतना अगर डेयरी दी है तो अभी हम लंच में इतना दे रहे हैं, तो डिनर में इतना, तो वो उनके पास कॉमुलेटिव होगा। अब बाहर से एक डाइट आ रही है, उनके पास वो रिकॉर्ड उस तरह नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि उन्होंने सुबह भी मिल्क शेक, क्योंकि कुछ हमारे स्पेसिफिक ट्रेडिशनल फूड्स है कि हमें लगता है कि वो ज़्यादा हेल्दी है, हमें लगता है जूस इज़ मोर हेल्दी, हमें लगता है मिल्क शेक बहुत ज़्यादा हेल्दी है, हमें मतलब यखनी हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस लगती है। तो बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो है हमें बेज़रर लगती है, लेकिन वो पेशेंट के ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस को इफेक्ट करते हैं। तो दैट्स वाई कि हमारे पास 2 टीम्स अवेलेबल होती है, एक पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करती है डाइट, और दूसरी टीम जो फूड सर्विस है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके भेजती है। राइट। अच्छा, क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के या किडनी के, उनके लिए ख़ास तौर पे आप लोग किस तरीके से करते हैं? हम जब मल्टीपल, ये जैसे डायबिटीज़ की आपने बात की, डायबिटीज़ में हमारा मेन फोकस ये होता है कि अब हमारे पास डायबिटीज़ है कौन सी किस्म की, आइदर दैट इज़ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। जनरलाइज करके हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि भाई डायबिटीज़ है, आइदर इट इज़ टाइप 1 और टाइप 2, डाइट तो सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी फर्दर एक चीज़ होती है कि अब पेशेंट इंसुलिन पे है या हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस पे है, उससे भी डाइट को इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अभी हम सिंपल अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 1 में हमारे पास एक तो एज रिलेटेड भी होता है, दूसरी बात ये साथ में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस भी रिलेट करती है। तो उनकी सूरत हाल में अक्सर जो है हम पेशेंट की फ़ैट और इस तरह की चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट वो करते हैं। लेकिन यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हम ऐसा नहीं करते। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली हमारे पास यंग एज में, छोटे बच्चों में होती है। तो जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैं देना चाहती हूँ कि एक बात याद रखें कि आपका एक कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपकी डायबिटीज़ को नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है। अक्सर हमारे पास ये होता है ना कि हम कहते हैं अच्छा आपको डायबिटीज़ हो गई तो फिर आपने डाइट में क्या एडजस्ट की, जी मैंने चीनी छोड़ दी, मैंने चावल छोड़ दिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमें 2 लगता है कि जी, लेकिन मैं चावल नहीं खाती, लेकिन मैं चपाती 2 बड़ी-बड़ी एक वक्त में खा लेती हूँ। तो मैं हमेशा उनको ये बात कहती हूँ कि उससे बेहतर आप चावल खा लें, मतलब कोई ऐसा ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ना। तो सिंपल सा एक एग्जांपल जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी देती हूँ कि देखें, आपके घर में रज़ाई हर घर में होती है, ठीक है, और रज़ाई के अंदर जो रुई होती है, उस रुई में अक्सर सिलाई की होती है, ठीक है। उस सिलाई का मकसद क्या है? तो वो कहते हैं सिंपल सी बात है, मकसद ये है कि वो रुई एक जगह खटी ना हो। मैंने कहा ऐसा ही आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट है, और अगर उस कार्बोहाइड्रेट में गुड फैट्स मौजूद है और गुड प्रोटीन्स मौजूद है, तो वो उसको जस्ट लाइक वो रज़ाई की तरह उसमें फिल अप करेंगे, ठीक है, उसको
बांध के रखेंगे, इसी तरह फाइबर उनको बांध के रखेंगे, तो जब आप वो खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में उस तरह एकदम से आपकी शुगर को हाई नहीं करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में ग्लूकोज वो करेंगे। और बाजू का सिर्फ ये नहीं होता कि हमने ये चीज़ छोड़ दी, ये चीज़ नहीं छोड़ दी, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने फूड को किस पैटर्न में खाया है। हमारा ये होता है डायबिटिक पेशेंट, हाँ बिल्कुल, पहले कौन सा फूड हाँ खाया। हमारे उसमें होता है, हमारे कल्चर में क्या है, आप मुझे बताएं, हमारे डिनर सेट में आइडियली जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने हमारे बचपन से हमने एक बात सुनी है, जो डिनर सेट की सबसे बड़ी प्लेट है दैट इज़ फॉर राइस, ठीक है, और जो सबसे छोटी प्लेट है दैट इज़ फॉर सैलेड, ठीक है, और चावल की, सालन की, सबकी अलग अलग प्लेट होगी, सैलेड की प्लेट पूरे फैमिली के लिए एक होगी, और अक्सर ये होता है कि वो प्लेट में भी रह जाता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट चेंज करने वाला है, ठीक है, कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है आपका वो दैट शुड बी रॉ फ्रूट्स एंड ये बताइएगा कि प्लेट के अंदर जो है वो आपको कितने डिवीजन करने चाहिए और किस डिवीजन में क्या रखना चाहिए। बिल्कुल, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन जो अभी जैसे हम पैटर्न की बात कर रहे थे, तो कोशिश करें कि अपना खाना शुरू आप सैलेड से करें, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक कि एक सिंपल फर्श है, इस पे आप गिरेंगे आपको चोट लगेगी, लेकिन अगर इसी फर्श पे आप मैट्रिस लगाएंगे या कारपेट डालेंगे फिर गिरेंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। तो अगर आप डायबिटिक है, इवन आपको मल्टीपल गैस्ट्रिक इश्यूज है, तो अगर आप पहले सैलेड की लेयर खा लेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक कुशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप कार्ब वाली चीज़ खाएंगे तो वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जिस तरह आप डायरेक्ट जो रोटी चावल सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो मेरे हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं पेशेंट को बताऊं कि पहले आप सैलेड का कुशन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डालें, फिर अगर लेट सपोज आपका सालन रोटी आप खाते भी हैं, ठीक है, दैट कुड बी चावल, दैट कुड बी रोटी, या इवन आप पास्ता खा लें, नूडल्स खा लें, ठीक है, मतलब ऑल्दो वो आइडियल नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान है, कभी खाने को दिल करता है, कभी आपका कोई भी, मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक बात कहती हूँ कि देयर इज़ नो मैजिकल फूड इन द वर्ल्ड, कि जो आपको बिल्कुल एक वो होते हैं ना, अक्सर यूट्यूब पे क्लेम करते हैं आप ये खाएं तो ऐसे हो जाएगा, ये खाएं, इंसान वही ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है और फिर उसके अलग नुकसान। और इवन देयर इज़ नो टॉक्सिक फूड, अगर अल्लाह ताला ने कोई फूड बनाया है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, उसका कोई ना कोई रोल है, और इवन अगर फ़ायदा नहीं भी है फिर भी अगर आप कभी कभी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जहर बन जाएगा। हाँ, ये है कि उनकी एडजस्टमेंट आपने करनी है। कुछ लोग आम को या ऐसे फ्रूट जिसमें शुगर ज़्यादा जहर ही समझते हैं। पिछले दिनों मैंने मुझे एक वीडियो शेयर हुई हमारे शिफा की, हमारे बहुत एडमिनिस्ट्रेटर ने, इन्फ्लुएंशियल उसने पर्सन ने शेयर की, वो था कि अगर आपने सुबह सुबह नाश्ते में नहार मुँह फ्रूट लिया ना तो बस समझे आप खुद पे छुरी चला रहे हैं। तो दैट वाज ऑन टिकटॉक, ठीक है, और मेरे मोबाइल में टिकटॉक नहीं था, मुझे हॉस्पिटल में वो हुई, यहाँ टिकटॉक डाउनलोड नहीं हो सकता था। मैं जैसे ही घर पहुँची, अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तो मैंने जल्दी से ना टिकटॉक डाउनलोड करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हो गया, तो मैं टिकटॉक का इतना शौक कैसे चढ़ गया। मैंने कहा नहीं आप थोड़ा सा वेट करें, मैंने टिकटॉक डाउनलोड, मैंने टिकटॉक खोली, वहाँ देखी तो उसमें ये था। तो मैंने उसी वक्त उनको वापस जवाब दिया। मैंने कहा सर बात सिंपल सी ये है कि उन्होंने रीज़न क्या दिया, उन्होंने रीज़न ये दिया कि अगर आप फ्रूट सुबह सुबह खाएंगे ना तो कार्बोहाइड्रेट स्पाइक्स आ जाएंगी। बिल्कुल, हमने ये बहुत सुना है वाकई में। तो मैंने कहा मेरी बात सुनिए, वो स्पाइक क्या ब्रेड खाने से नहीं आएगी, कार्बोहाइड्रेट तो ब्रेड में भी है, क्या वो दूध पीने से नहीं आएगी, क्या वो चाय पीने से नहीं आएगी, या वो ब्रेड पे जैम लगाने से नहीं आएगी, क्या वो पराठा खाने से नहीं आएगी, मतलब वो सिर्फ फ्रूट से ही क्यों आएगी, फ्रूट के कार्ब में क्या ऐसी बात है, ऑल्दो कि फ्रूट में तो फाइबर भी मौजूद है। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सम टाइम ये होता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपका पेशेंट डिफरेंट टाइप का होता है। हम क्यों कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज डाइट प्लान जरूरी है, एक ही फार्मूला हर एक के ऊपर सूट नहीं, और पेशेंट की साइकी भी डिफरेंट होती है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं पोर्शन नहीं कंट्रोल कर सकता, ठीक है, मेरे सामने एक बार कोई चीज़ आ जाए मैं ना खाऊं, या अगर खाऊं तो फिर खुला खाऊं, क्योंकि डिफरेंट साइकी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा थोड़ा खा लूँगी लेकिन मैं कोई चीज़ छोड़ नहीं सकती। अब जैसे कल ही एक पेशेंट था, कार्डियक पेशेंट था, डायबिटिक भी था, उसको मल्टीपल इश्यूज, उन्होंने कहा मैं सुबह नाश्ते में पराठा ही खाऊंगी, ठीक है, कुछ भी हो जाए। हालांकि उनका बेटा खुद कार्डियोलॉजिस्ट था। तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी पराठा नहीं छोड़ सकती, मेरी अम्मी जो है ये नहीं खा सकती, मेरी अम्मी वो नहीं खा सकती। तो फिर उनको मैंने यही एजुकेट किया कि आपने क्या करना है कि आपने फूड का पैटर्न चेंज करना है। मतलब आप पहले वो चीज़ ले, जैसे लेट सपोज अगर आपने कोई हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, अब सुबह नाश्ते में हम सलाद तो नहीं खा सकते, हम तो वो पाकिस्तानी, हम कहते हैं डिनर में भी सलाद तो अब नहीं खाएंगे ना, हम बस दिन के खाने के लिए फिर भी कुछ कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप बॉयल एग ही खा लें सुबह पहले, पराठा खाने से पहले, ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपका फाइबर का मतलब वो नहीं है तो प्रोटीन की लेयर बन जाएगी, ठीक है।
तो बाज़-औक़ात ये होता है कि हमने पोर्शन चेंज करना होता है, बाज़-औक़ात हमने ईटिंग पैटर्न चेंज करना होता है, और बाज़-औक़ात सिंपल एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि अगर आप देखें कि आपका खाना गरम-गरम रोटी बनती है, आप 2 रोटियाँ भी खा लें आपका पेट नहीं भरेगा। लेकिन अगर वही रोटी हॉट पॉट में पड़ी है, घंटे 2 घंटे पुरानी, आपका आधी रोटी से भी पेट भर जाएगा। क्या रीज़न है उसकी? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो डाइजेस्टिबल स्टार्च है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप वेट लॉस में या इवन आप डायबिटिक कंट्रोल में भी जाते हैं, तो पुराने ज़माने में ये होता था, अब थोड़े से हम फैंसी हो गए कि रात की बनी हुई रोटी अगर बची हुई है तो सुबह उसको हल्का सा तेल लगा के खा लेते थे, ठीक है? या फिर उसको दही में डाल के भी खा हाँ, सकते तो हैं। अगर आप वो खाते हैं तो आपके ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए भी, आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन आपकी गट फ्लोरा के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी तो बहुत इसका अच्छा मतलब है। है कि रात की बची हुई रोटी जो है वो कभी बिल्कुल, ज़ाया नहीं करनी बिल्कुल, चाहिए। रात की बची हुई रोटी हो या अगर दिन को बनी हुई है, शाम को आप खा लें, तो वो आपके ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा खाने से भी आपका पेट भर जाता है। वजह ये ये है कि वाक़ई वो, में हाँ, ऐसा ही है। वजह गरम-गरम ये रोटी आप जितनी भी खा लो आपको नहीं पता नहीं पता चलता, चलता। क्योंकि वो डाइजेस्टिबल स्टार्च में होती है जब गरम-गरम रोटी, और जब वही रोटी थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाता है, या इवन चावल या इवन फ्राइज़, अगर आपने थोड़े वक़्त के पुराने फ्राइज़ पड़े होते हैं, उसको वो आप दोबारा गरम कर भी ली, फिर भी वो उतने ज़्यादा नहीं खाए जाते, क्योंकि वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाज़-औक़ात मैं अक्सर पेशेंट को ये बात कहती हूँ कि आपने, वो होता है ना कि मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मा डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो बाज़-औक़ात आपने खुद को धोखा देना होता है, ठीक है? और अच्छा वो धोखा असल में आपको न्यूट्रिशनिस्ट सिखाती है। आप कह रहे हैं ना कि जब गरम-गरम खाना था और इंसान काफ़ी देर तक भूखा रहा होता है, तो फिर ज़ाहिर है जब गरम खाना देखता है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो क्या ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्टमक को इतना ज़्यादा डिप्राइव ना रखें फूड से कि जब खाना सामने आए तो फिर कंट्रोल ना हो? बिल्कुल, आप सही कहा कि सिंपल सा अक्सर वेट लॉस के लिए एक और भी अप्रोच ली जाती है कि मैं सिर्फ दिन में एक ही मील लेती हूँ, ठीक है? अक्सर 1 मील अ इंटरमिटेंट डे फास्टिंग, हाँ, इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग या 1 मील वाली डाइट प्लान चलते हैं, या कुछ लोग वैसे जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग जब नहीं भी होता है, कुछ लोग कहते हैं मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती फिर। तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खाएँगे तो डेफ़िनेटली जब आप एक वक़्त में खाएँगे तो आप बहुत ज़्यादा खाएँगे। एक वजह ये होगी, दूसरी वजह ये होगी कि जब आप पूरा दिन नहीं खाएँगे, आप बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, फिर आपके सामने कुछ भी आएगा आप खाएँगे। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आपने सिंपल सा देखा होगा कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम इनिशियली, हमें कुछ नहीं समझ आती कि नमक कम है, चीनी कम है। हम आधा खाना जब खा लेते हैं उसके बाद हमें सोच आती है कि ओहो! इसमें तो नमक कम था, इसमें चीनी कम थी, ये चीज़ थी, वो चीज़ थी। तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो, आप में गुड और बैड का कॉन्सेप्ट कम हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए खुद को आप उतना ज़्यादा भूखा बनाएं ही नहीं कि आप में गुड और बैड का कॉन्सेप्ट हो। आप 3 आवर्स 2 आवर्स से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके लें। दूसरी बात ये कि अगर आप बहुत लंबा गैप देंगे मील में, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी के सेल्स स्टोर करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को यूटिलाइज नहीं करते, स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और वो आपकी बजाय इसके कि वेट लॉस हो, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं कि करियर्स जो हैं न्यूट्रिशन के शोबे में, अगर कोई इंसान कोई स्कूल में है या कॉलेज में है और वो इस करियर को अपनाना चाहता है, तो उसको आप क्या करियर पाथ जो है वो गाइड करेंगी? मिस साइमा, हमारे पास अगर हम न्यूट्रिशन के करियर के अक्सर जो होते हैं, हम करियर उसको कहते हैं कि हमें लगता है कि मैंने डिग्री ली और फ़ौरन मुझे जॉब ऑफ़र हो जाए। तो अगर उस तरह का करियर देखें, वो न्यूट्रिशनिस्ट के उसमें, क्योंकि एक इमर्जिंग फील्ड है, ऑल्दो कि ओल्ड हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इमर्जिंग फील्ड। तो उस तरह की जॉब हमारी कंट्री में कि आपके पास जॉब ऑफ़र होगी, आप वो नहीं होती, लेकिन इसमें काम करने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अपना अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। यानी जैसे अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएशन लेते हैं, हमारे पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट नामों से न्यूट्रिशन की डिग्री दी जा रही है। कहीं पे HND के नाम से, कहीं पे फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से, कहीं पे ह्यूमन न्यूट्रिशन के नाम से ये डिग्री दी जा रही है। 4 साल की हमारी कहीं बेसिक, डायटेटिक्स के नाम हाँ, से HND बेसिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की है। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 साल की डिग्री है। कुछ अरसे में बीच में 5 साल की दी जा रही थी कुछ इंस्टीट्यूट्स के, लेकिन ये है कि अभी करंटली सिर्फ 4 साल की डिग्री है, BS ऑनर। और इसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट एज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट वो होते हो। फिर जब आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हो, आपके पास एक मल्टीपल डोमेन्स की जो है वो एक्सपोज़र्स होते हैं, या आप एकेडमिया में जाते हैं, टीचिंग प्रोफेशन को लेते हैं, या फिर आप पब्लिक हेल्थ में जाते हैं। पब्लिक हेल्थ में आपके पास मल्टीपल सोशल सेक्टर्स भी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉर्पोरेट सेक्टर, इन चीज़ों में आप जा सकते हैं। आपकी मल्टीपल NGOज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आपकी हॉस्पिटैलिटी डिफरेंट जो बड़े लेवल की जो है होटल्स है, वहाँ पे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको करती है। मल्टीपल जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ है,
जो जो फूड पे काम कर रही है वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपके जो है मल्टीपल्स उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए जो है उनको उसमें न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट उनकी होती है। हॉस्पिटल सेटिंग में आप जब आते हैं हेल्थ केयर में तब भी आपके पास एक वास्ट डोमेन होती है। उसमें हमारे पास 2 किस्म की डाइटिशियंस होती हैं। एक फूड सर्विस डाइटिशियंस होती है जो पेशेंट को फूड उनकी डिज़ीज़ के मुताबिक जो है एडजस्ट करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। क्लिनिकल डाइटिशियंस होती हैं जो पेशेंट को एजुकेट करते हैं अबाउट देयर नीड्स। और रिसर्च डाइटिशियंस होती हैं जो मल्टीपल पेशेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड रिसर्च करते हैं। इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है आजकल उसमें कि आप जो है मल्टीपल बिजनेसेस अपने डेवलप कर सकते हो न्यूट्रिशन रिलेटेड। आपको पता चल सकता है कि आप लेट सपोज जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस है अपनी डाइट के बारे में, तो आप उनके जो है मल्टीपल डाइट एस्पेक्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब वर्क बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है और आप में पोटेंशियल होना चाहिए। देखिए आपके पास हर साल अगर 1000 लोग जो है वो ग्रेजुएट होते हैं, 1000 में से 10 लोग अगर अपना करियर अच्छा पीक पे डेवलप करते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल तो है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन 10 लोगों में आ रहे हैं या उन 990 लोगों में आ रहे हैं, तो इट खास डिपेंड तौर ऑन पे यू। अपने इंटरेस्ट की बात है। आपने बात की कि आपका शुरू से ही बचपन से ही आपको ये शौक था, तो अपना शौक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माशाल्लाह आपने पीएचडी भी किया, तो मुझे ये बताइएगा कि अपने आप को अपडेट रखना और लेटेस्ट एजुकेशन के साथ भी और रिसर्च के हवाले से भी इस फील्ड में न्यूट्रिशन के वो कितना इम्पोर्टेंट है? साइमा अगर हम बात करें हेल्थ केयर में तो आप हेल्थ केयर में ये नहीं वो कर सकते कि मुझे अगर लेट सपोज मैंने 15 साल पहले डिग्री ली थी और 15 साल पहले मुझे किसी ने बताया कि ब्लड प्रेशर के लिए आप अंडा नहीं ले सकते, ठीक है। तो हो सकता है उस वक्त वो गलत नहीं था, मैं क्यों कहूँ कि मेरा टीचर गलत था, उस वक्त वो गलत नहीं था, उस वक्त की रिसर्चेज ये कह रही थी कि ये चीज़ है, लेकिन रिसर्च इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। आज जो चीज़ हमें सच लगती है आज के 10 साल बाद वो रिसर्च होती है। इवन 10 साल तो बहुत लंबा अरसा है, 6 महीने बाद भी एक नई रिसर्च आती है और वो कहती है कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी है अगर आप ये लेंगे। जैसे लेट सपोज हमने 90s तक ये था कि अगर आप एग कार्डिक पेशेंट है तो आप एग योक नहीं ले सकते। अब लेटेस्ट बिल्कुल। रिसर्च ये कहती है कि एग योक में मौजूद फैट जो होते हैं वो तो कार्डिक प्रोफाइल को आपके प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अभी हमने बात की कि आज से कुछ अर्सा पहले ये कहते थे कि जो है हमारे पास फूड कंपोजिशन को चेंज करना कि डू एंड डोंट्स में जाना ज़्यादा बेहतर है। अब ये कहते हैं कि बजाय इसके कि अगर आप अपनी ट्रे को चेंज नहीं कर सकते, अपनी प्लेट को चेंज नहीं कर सकते, उसका ईटिंग पैटर्न चेंज कर दे। इवन अब ये कहते हैं कि अगर आप सलाद, आपके पास 2 किस्म का सलाद है, एक वो सलाद है जो कचूमर सैलेड जैसे हम मल्टीपल राइस के साथ बनाते हैं, एक वो है जो बड़े बड़े पीसेस में काटते हैं। तो कंपोजिशन चेंज नहीं है, सिर्फ उसका कटिंग स्टाइल चेंज होने से आप उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स चेंज हो जाते हैं। तो रिसर्च की इंपॉर्टेंस तो हेल्थ केयर में हर जगह पे है, लेकिन हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ आप ह्यूमन से रिलेट करते हो। आपका छोटा सा एक, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी डाइटिशियंस को कि आपके कलम से लिखा हुआ एक जुमला किसी की ज़िंदगी बना भी सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। तो रिसर्च और लेटेस्ट ट्रेंड से, लेटेस्ट नॉलेज से अपडेट होना हेल्थ केयर में लाजिम व मलज़ूम है। एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है कि पहले कहा जाता था कि रोज़ सुबह उठ के जूस पीना वो बहुत अच्छा है, फ्रेश जूस। लेकिन अब ये हम सुनते हैं कि फ्रेश जूस की बजाय आप फ्रेश फ्रूट का पोर्शन ले लो, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगी, शुगर कम होंगी, तो वो हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप रॉ फॉर्म में फ्रूट खा लो, बजाय इसके कि आप 3-3 एप्पल्स या फिर 3-3 ऑरेंजेस, 4-4 ऑरेंजेस का जूस निकाल के ले रहे हो। तो इसका मुझे ज़रा बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर जो है ना ट्रेंड में ये होता है, मैं पेशेंट को भी अक्सर ये कहती हूँ कि आप लोगों ने सब ने ऑलमोस्ट सब ने अपनी नानी दादी से ये सुना होगा, हम तो ये चीज़ भी खाते थे हमें कुछ नहीं हुआ, आप लोग को ये चीज़ हो गई। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि दिस इज़ नॉट द मैटर कि व्हाट यू ईट, ठीक है। मैटर ये है कि व्हाट यू डू। अगर आपकी डाइट बैलेंस, जैसे हमने बात की थी बैलेंस डाइट, तो हमारा ये है कि आप क्या खा रहे हो वो उससे ज़्यादा मैटर कर रहा है कि आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करें। हमारे पास नॉर्मल एक बंदा जो प्रोटीन को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, अगर वो उतनी प्रोटीन ले जितना एक एथलीट बॉडी बिल्डर ले रहा है तो डेफिनेटली उसको नुकसान होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर एक मज़दूर जिसने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिसने मजदूरी करनी है, और मैं उसको कहूँ कि जी आपने ये पोर्शन करना है, ये कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं, तो मैं उसके साथ ज़्यादती करूँगी। तो ऐसे ही जैसे आपने कहा कुछ अर्सा पहले ये था कि जूस नाश्ते में लें, तो अब ये कहते हैं कि ना लें। उसमें यह है कि डेफिनेटली पोर्शन कंट्रोल, ठीक है। और पोर्शन कंट्रोल के अलावा आपने फूड कॉम्पोजिशन में चेंज की। अल्लाह ताला ने फ्रूट पैदा किया है, ठीक है, फ्रूट में अल्लाह ने चीनी ज़रूर डाली है, लेकिन उस चीनी को एडजस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने फाइबर
की वो जैसे होते हैं ना, वो सिलाइयाँ की हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में ग्लूकोज दे रहे हैं, आप उसमें से वो सिलाई निकाल रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप खुद को नुकसान दे रहे हो। कुछ अर्सा पहले मेरा गिलगित का एक्सपोजर हुआ, वहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चली कि लोगों ने कहा कि मैडम यहाँ पे कार्डिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत परेशान हुई, मैंने कहा कार्डिक डिजीज़ गिलगित जैसे लोगों में, हम तो कहते हैं कार्डिक डिजीज़ थोड़ा सा फैशनी सी बीमारी है, थोड़ी सी ऐसी बीमारी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो हेल्दी हाँ, लाइफस्टाइल भी होगा लोगों तो का। मेरी थोड़ी सी नेचर है कि मैं हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती हूँ कि मतलब क्यों ऐसा है ना, तो क्योंकि मेरे पास अरसा भी टाइम भी था, अरसा भी काफ़ी लंबा था, तो मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो मुझे वहाँ लोगों ने बताया, मैंने कहा यहाँ से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी, फिर अब क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा मैडम वो तो नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, आप लोग की तो डाइट इंटेक, आप लोग के इतने ज़्यादा नट्स होते हैं, आप लोग कहते हैं वॉलनट्स ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब वो सारी चीज़ें जो हम कार्डियक पेशेंट को एजुकेट करते हैं वो सब कुछ तो आप लोग के पास होता है। उन्होंने कहा हाँ, हम पहले वॉलनट ऑयल इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम जो है ना अब तो नहीं इस्तेमाल करते। मैंने कहा क्यों, अब क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कहते क्योंकि वॉलनट ऑयल जो है ना 3,000 रुपये में बिकता है और डालडा ऑयल 600 रुपये में लीटर आ जाते हैं। तो हमें फ़ायदा होता है ना कि हम 3,000 में बेच के तो वो 1 लीटर 600 में ले लेते हैं, तो बाकी 2400 हमें फ़ायदा हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ जहाँ प्रोड्यूस की है उसके पीछे उसकी साइकी है, उसकी कोई साइंस है। आप अगर देखें गिलगित या इस तरह के एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा हाइट पे, ठीक है, वहाँ पे मेनली क्या वो होता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आपके कार्डिक सिस्टम को, आपके लंग सिस्टम को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो हाइपोक्सिक होता है। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे नट्स पैदा किए, अल्लाह ताला ने वहाँ पे नट्स पैदा किए। नट्स में जो फ़ैट मौजूद है वो बेसिकली वो फ़ैट क्या करता है, आपकी बॉडी की ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव कर रहा है, आपके कार्डिक प्रोफाइल को सपोर्ट कर रहा है। तो आप अल्लाह ताला की वो जो साइंस है उसकी रिवर्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप मुझे बताएं, नट्स कभी भी हमारे मैदानी इलाकों में नहीं होते, कम इस्तेमाल, होते ही वहीं से लोग लेके आते हैं और मतलब पैदा ही वहीं पे होते हैं। इसी तरह अगर हम अपने मैदानी इलाकों में, बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में देखें तो वहाँ बहुत सारे कुछ ऐसे फूड्स हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं जो हाई इन पोटाशियम है। अब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो अल्लाह ताला ने उनमें नेचुरल सा ORS प्रोड्यूस किया। तो कहने का मकसद ये है कि आप फ्रूट्स लें, हमने बात शुरू की थी जूस से और फ्रूट से। फ्रूट्स को अगर उसी फॉर्मूले जिस तरह अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस किए हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, उसके एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें से सिर्फ जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का फ़ायदा तो आप उठा रहे हैं, लेकिन बाकी नुकसान भी आप उठा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये बताइएगा कि जो प्रोसेस्ड फूड होती है ये होती क्या है, और ये क्या इसका कितना नुकसान हो सकता है? और दूसरा, जो हम लेबलिंग चेक नहीं करते, कोई भी पैकेजिंग वाली चीज़ हम बाहर से लेते हैं मार्केट से, तो उसके ऊपर लेबल चेक करना कि उसमें कौन सी न्यूट्रिशन की वैल्यू है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? सैमा, अगर हम प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो हम अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगराइजेशन है प्रोसेस्ड फूड की। तो उसमें ये है कि एक तो हमारे पास नेचुरल फ्रेश फूड्स है, ठीक है, एक मिनिमल प्रोसेस्ड है। मिनिमल प्रोसेस्ड का मतलब ये है कि आपने फूड की कॉम्पोजिशन नहीं चेंज की टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ, ठीक है। उसमें आप जैसे बाज़-औक़ात इवन हम फ्रोज़न फूड्स को भी उस कैटेगरीज में ला सकते हैं, हम मल्टीपल पिकल्स को, ठीक है, जो हम घर में भी बनाते हैं उसको भी इस कैटेगराइजेशन में ला सकते हैं, या हल्का सा हम सॉल्ट सोल्यूशन या इवन कुछ उसमें, इवन हम जूसेस को उसमें ला सकते हैं। कुछ हमारे पास अल्ट्रा प्रोसेस्ड होती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड में ये होता है कि आप फूड की कॉम्पोजिशन ही टोटली चेंज कर देते हैं। तो वो हमारे जो, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी स्टेटस में रहे, ठीक है, तो हम बेसिकली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को जो है अवॉइड करते हैं। हम मिनिमल प्रोसेस्ड फूड को, जिसमें हम सिर्फ शेल्फ लाइफ को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया होता है, वो हमारे लिए जो है एज सच इतना ज़्यादा नुकसान देनी होती। डेफिनेटली फ्रेश फूड इज़ गुड, ठीक है। उसमें हमारे पास एक और चीज़ आती है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक आमतौर पर महंगी होती है। हाँ, अक्सर आजकल बहुत ज़्यादा एक होता है ना, ट्रेंड बन गया कि भाई मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ ले रही हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एक नेचुरल चीज़ अवेलेबल है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छी है। लेकिन मुझे अपने एक डॉक्टर की एक सेमिनार में एक जुमला आज तक याद रहता है और मैं अक्सर जगह पे कोट करती हूँ कि डॉक्टर उमर ने ये बात की थी कि अगर आपके सामने 2 बलाएँ हैं, एक छोटी बला और एक बड़ी बला, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर छोटी बला, क्योंकि है ही दोनों बला। हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने अंडा लेना है या गोश्त लेना है या इवन फ्रूट्स लेने हैं या इवन दूध लेना है, तो वो कहते हैं मैडम कौन सा वाला?
तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, देसी वाला, देन यू शुड गो, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर नहीं है अवेलेबल और आप उसी चक्कर में, कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि डब्बे वाला दूध है, ठीक है, तो हम दूध ही पीना छोड़ दें, तो ये कोई अक्लमंदाना अप्रोच नहीं है। अगर आपके पास फ्रेश चीज़ अवेलेबल है, गो अहेड। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर बजाय इसके कि आप वो चीज़ लेना ही छोड़ दें, तो देन यू शुड गो फॉर द गुड क्वालिटी सम पैक्ड फूड। न्यूट्रिशन लेबल की आपने बात की, न्यूट्रिशन लेबल बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर आप इनके सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे पास एलर्जी के पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अक्सर ये होता है, जैसे अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको किसी भी किस्म की एलर्जी है, सपोज़ कि उनको ग्लूटेन एलर्जी है, ठीक है, और वो कोई ऐसा फूड लेते हैं जो ग्लूटेन का नहीं होता। ग्लूटेन में हम क्या, गंदम और इस तरह के 1-2 सीरियल्स बंद करते हैं, वो डायरेक्टली उस फूड से नहीं बना, लेकिन उसमें कुछ टेस्ट इन्हेंसर के तौर पे, कुछ चीज़ों के तौर पे उसमें वो ऐड किया हुआ है। तो जैसे मैं लेट सपोज कहती हूँ पॉपकॉर्न इज़ अलाउड फॉर दैट पेशेंट हु हैव ग्लूटेन एलर्जी, लेकिन वो पॉपकॉर्न जो पैक्ड वाले पॉपकॉर्न है, बाजू का तो उसको टेस्ट और टेक्सचर और एक होते हैं ना मार्केटिंग उसके लिए, तो वो उसमें कुछ स्टार्च ऐसा ऐड किया होता है जिसमें ग्लूटेन मौजूद होता है। तो फिर वो चीज़ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो पढ़ लें, ठीक है, लेबल पढ़ लें। कि सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर ग्लूटेन एलर्जी का पेशेंट है और किसी भी पैक्ड फूड के ऊपर माल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली ग्लूटेन एलर्जी के पेशेंट के लिए नहीं है। उसमें वीट लिखा है या नहीं लिखा, अगर उसमें माल्ट लिखा है, क्योंकि मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए कुछ टर्म्स स्टैंडर्ड यूज़ होती है, वो थोड़ा सा कहना भी मतलब रूल्स को भी फॉलो करते हैं कि हमने तो बताया कि इसमें ये चीज़ है, लेकिन बताना भी नहीं चाहते, ठीक है। होता है ना अक्सर वो टैक्स का वो छोटा सा लिखा होता है, टैक्स लागू है, वो इतना छोटा लिखा होता है कि यूजुअली नज़र भी नहीं आता। तो ऐसा ही होता है फूड लेबल का। दूसरी बात ये, जो वेट कॉन्शियस होते हैं या इवन मल्टीपल जो क्रॉनिक डिजीज़ की भी है, वो देखिए इतनी डिटेल से, ज़ाहिर बात है वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, उनको इतनी डिटेल नहीं समझ आ सकती। लेकिन जो सिंपल, मैं उनको एक बात बताऊं कि वो फूड लेबल में क्या चीज़ ज़रूर पढ़ें। एक ये कि वो याद रखें कि फूड लेबलिंग में एक चीज़ जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी होती है, मतलब उसमें जो टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स है, इट मीन्स कि वो इंग्रेडिएंट्स इनमें ज़्यादा है, हाई है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि उसमें देखें कि ये जो टोटल कैलोरीज, टोटल सोडियम, टोटल कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, ये पूरे पैकेट का नहीं लिखा होता, वो पर सर्विंग का लिखा होता है। अक्सर पिछले दिनों मेरी अम्मी बिस्किट खा रही थी, शी इज़ डायबिटिक, तो वो बिस्किट खा रही थी, तो मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा आपने इतना बड़ा रोल अम्मी को दिया है। कहते नहीं ज़ैनब बाजी, मैंने इसमें देखा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट 24 ग्राम है। मैंने कहा अच्छा मुझे ज़रा डब्बा पकड़ाना। उन्होंने मुझे डब्बा पकड़ाया, तो उसमें बहुत छोटा सा लिखा हुआ था 24 ग्राम कार्ब इन 4 बिस्किट्स पर सर्विंग। तो वो बहुत छोटा सा लिखा होता है, ठीक है। वो जो कैलोरीज प्रोटीन लिखी होती है वो पर सर्विंग लिखी होती है, और उसके आगे फिर एक छोटी सी ब्रैकेट में लिखा होता है कि पर सर्विंग का मतलब क्या है। आप 100 रुपीज़ का लेस का चिप्स का पैकेट ले लें, उस पर कैलोरीज 100 रुपीज़ वाले चिप्स के पैकेट की नहीं लिखी होती, उस पर पर सर्विंग की कैलोरीज लिखी होती है। और अक्सर हम सोचते नहीं, मैं तो सिर्फ 100 कैलोरीज ली है, हालांकि वो 100 मल्टीप्लाई बाय 4-5 हमने ली होती है। तो न्यूट्रिशन लेबल में ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ आप देखा करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सपायरी डेट देखना भी बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली आपने सुना होगा एक वाकया भी इस तरह हुआ है, इन्होंने एक्सपायर्ड जूसेस लिए थे शायद, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि कुछ डेथ्स भी हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सपायरी जूसेस को तो डेफिनेटली एक्सपायरी डेट तो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो टोटली फूड की, जैसे हमने बात की ना अल्ट्रा प्रोसेस्ड उसकी, तो यानी कि फूड की कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, उसमें एडिटिव्स यूज़ हुए होते हैं। और कुछ एडिटिव्स ऐसे होते हैं, जैसे अब लेट सपोज फूड की कंपोजिशन में वो चीज़ नहीं है, सपोज जूस में वो चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए जो एडिटिव यूज़ हुए हैं बाज़-औक़ात वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए कोई भी, क्योंकि आजकल आपको पता है मोर देन 50% हमारा फूड पैक्ड फूड में होता है, तो वो देखा करें कि आप न्यूट्रिशनल लेबल एटलीस्ट, क्योंकि आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो हो सकता है उस दिन आप खा लें, लेकिन अगले दिन वही चीज़ की तरफ जब आप हाथ करेंगे तो आप एक दफ़ा सोचेंगे कि ये चीज़, बाज़ों का जो एक होता है ना हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है, वो इमीडिएट इन्फ्लुएंस नहीं होता। आपने पहली दफ़ा वो चीज़ पढ़ ली, पढ़ के खा भी लिया, लेकिन अगली दफ़ा जब वही चीज़ आप परचेज़ करेंगे तो आपके जहन में वो चीज़ बैक एंड फोर्थ होती रहेगी कि भाई इसमें तो ये चीज़ थी, तो मैं ये खाऊं कि ना खाऊं। अच्छा, एंड पे बस मुझे ये बताइएगा, जो डिशेस में खाना सर्व किया जाता है और उसमें से प्लेट्स रखी होती हैं, आप जितना मर्जी उसमें ले लें, उसकी बजाय क्या एक प्लेट के अंदर पोर्शन बना के खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और एक प्लेट के अंदर किस तरह का पोर्शन होना चाहिए, उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे?
सिंपल अगर मैं एक कुछ बिल्कुल सिंपल आपको मैसेज दूं, उसमें यह है कि एक तो कोशिश करें कि जब भी आप खाना सर्व करें, चाहे घर के लिए सर्व करें, चाहे आप बाहर होटलिंग के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, पहले आप सैलेड लें, ठीक है, सैलेड खा लें, ठीक है, और उनसे कहें कि जो ये रूल हमारा है कि ये सबसे छोटी वाली प्लेट, मैं कहती हूँ जो सबसे हमारी बड़ी वाली ट्रे है, इट शुड बी सैलेड, ठीक है। आपने प्लेट की बात की, उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक ये कि आपने अपना फूड जो है कोशिश करें छोटी प्लेट में लें, क्योंकि साइकोलॉजिकली होता है, अगर आपकी बड़ी प्लेट में लिया होगा और आपकी प्लेट जो है मोर देन 50% खाली होगी, तो आपको साइकोलॉजिकली एक अपने साथ ना हमदर्दी फील होगी कि अल्लाह मेरी इतना थोड़ा सा खाना खाए। उसकी निस्बत अगर आपकी प्लेट छोटी होगी और वो बड़ी भरी हुई होगी तो आपको खुशी फील होगी, क्योंकि मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि न्यूट्रिशनिस्ट का काम आपको दुख देना नहीं, आपको खुशी देना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखें कि आप कुछ साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अपने साथ वो करें कि आप अपनी प्लेट छोटी रखें। दूसरी बात ये कि बजाय इसके कि आप पहले सालन, रोटी या चावल अपनी प्लेट में डालें, आप पहले सैलेड डालें, ताकि जो आपका खाली पोर्शन प्लेट का है वो आपका कम रह जाए। उसी प्लेट में सैलेड डालें, ताकि सपोज अगर हम एक बड़ी प्लेट है, मैंने 50% उसको सैलेड से फिल कर लिया, तो मेरे पास जो एम्प्टी स्पेस होगी वो थोड़ी होगी। जब वो थोड़ी एम्प्टी स्पेस होगी तो डेफिनेटली मैं उसमें सालन या चावल जो भी चीज़ डालूंगी वो थोड़ी आएगी, ठीक है, एक वो चीज़ भी आएगी और मेरी प्लेट भी मुझे भरी हुई फिल होगी। तो बेहतर होगा कि हम वो चीज़ करें। दूसरी बात ये कि जो सिंपल रूल ऑफ थंब एक किस्म का याद रखें, अगर आप किसी बूफे में, सोशल सेटअप में जाएं, कोशिश करें कि खाना उस कॉर्नर से शुरू करें जहां आपके पसंदीदा आइटम्स नहीं पड़े हुए, क्योंकि अगर आप वहां से शुरू करेंगे जहां से आपके पसंदीदा आइटम्स पड़े हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आप फिर डू एंड डोंट्स में और गुड और बैड्स में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ से शुरू करें जहाँ आपके प्रेफर्ड वो नहीं है, तो इट विल बी गुड फॉर यू। एक और ज़रूरी बात ये कि जब आप पहला नवाला लेते हैं, ठीक है, तो आपके ब्रेन से उसके 15-20 मिनट के बाद सिग्नल आता है नाउ यू आर फुल। इट्स अप टू यू कि आपने उसको 15-20 मिनट को यूटिलाइज़ कैसे किया। अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप बड़े बड़े नवाले लेके पास्ता खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, बड़े बड़े नवाले, उस 15 मिनट में आप तहस नहस कर देंगे। अक्सर ये होता है ना, अब रमज़ान में अफ्तारी के बाद अजान अभी पूरी नहीं ख़त्म हुई होती, हमारा दस्तरखान बिल्कुल फारिग हो जाता है। हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया अभी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी इस टॉपिक के बारे में। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज के टॉपिक के बारे में जान के, न्यूट्रिशनिस्ट के किरदार के बारे में, हॉस्पिटल के में उसका क्या रोल होता है और इसमें कैरियर्स कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।